ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कि एटीट्यूड, एरोगेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में स्टडी। ठीक है, आज हम चलते हैं और समझते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। वैसे कल क्या स्टडी कर लिया था? एटीट्यूड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एरोगेंस, फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने इस एटीट्यूड की यूटिलिटी को देखा था। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड को हिंदी में अगर हम बात करें तो कहते हैं योग्यता या कौशल। क्या कहते हैं एप्टीट्यूड को? नहीं, वो एटीट्यूड को रवैया कहते हैं। डोंट कंफ्यूज विद द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है? योग्यता हो सकती है या कौशल हो सकता है। अब समझते हैं इसको क्या होता है। देखो कि कोई इंसान है, जैसे ये है मिस्टर रॉबिन। ठीक है, मिस्टर रॉबिन जानते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए, अच्छा भैया बताओ 2+2 कितना होता है, तो कहेंगे 4। उनसे पूछा जाए कि बताओ माँ का बेटा, माँ का बेटा, उस बेटे का एक भाई ब्रदर है, और वो ब्रदर अगर अकेले तुम हो तो तुम्हारा उस बेटे की माँ से क्या रिश्ता है, तो कहेंगे वो भी मेरी माँ है। यानी वो लॉजिक लगा सकते हैं, वो समझ सकते हैं रिश्ते क्या होते हैं, है ना। अगर उनसे कहा जाए कि आसमान में जहाज कैसे उड़ लेता है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो बता सकेंगे कि उसके पीछे हमने अलग अलग फिजिक्स में थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, है ना। एरोस्पेस के बारे में उन्हें पता होगा, यानी कि उन्हें साइंस के बारे में भी पता है। अगर उनसे कहा जाए कि अच्छा आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो समझेंगे कि दुखी हूँ तो मेरा मुंह किस तरीके का रहेगा। ये नहीं कि अगर रॉबिन से कहा जाए कि आज मैं बहुत दुखी हूँ तो ये सोचने लगे दुखी है, मतलब गाजर खाने का मन कर रहा है क्या, है? ऐसा तो लगेगा नहीं। उसे पता चलेगा कि अगर उसे ये समझ में आ रहा है कि दुखी है, मतलब हो सकता है कि किसी बात को लेकर के दुखी हो, या उसका कुछ पेन कर रहा हो, बॉडी पेन हो, फीवर हो, कोई भी चीज हो सकती है। यानी वो इमोशंस को भी समझ सकता है। ठीक है, इमोशन को भी समझ सकता है। अब इन्हीं महाराज से अगर कहा जाए कि हमारे देश की ना जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से ढह रही है, और अगर इन्हें ये बात समझ में आ रही है, ओहो ये तो इकोनॉमी की बात चल रही है ना, इकोनॉमी की बात चल रही है। अब इनसे कोई आकर के कहता है कि हमारे देश में बाबर और जहांगीर जैसे लोग आए, लोग हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, तो उनको समझ में आएगा ओहो हिस्ट्री की बात चल रही है ना, हिस्ट्री की बात चल रही है। यानी कि एक कोई ऐसा इंसान जो किसी क्वेश्चंस को देख करके या प्रॉब्लम्स को देख करके उसे आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, किसी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को देख करके उसे आइडेंटिफाई कर सके, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसे ढूंढने की कोशिश कर सके। हम कहेंगे कि उस इंसान के अंदर एप्टीट्यूड है।
समझ में आया? उस इंसान के अंदर क्या है? एप्टीट्यूड है। यानी हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड इज अ काइंड ऑफ स्किल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है? एक तरीके का स्किल है जो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है इसे प्रॉब्लम्स को और प्रोवाइड करता है प्रोवाइड्स पॉसिबल सॉल्यूशंस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? योग्यता या एप्टीट्यूड क्या होता है, ये चीज क्लियर हुआ क्या? अच्छा बताओ, अगर कोई इंसान के सामने तुम जा करके कह रही हो कि बताओ बेटा 1+1 कितना होता है, तो अगर वो कहे 1+1, रोने के लिए कह रही हो क्या है? तो उस इंसान के अंदर एप्टीट्यूड है? एप्टीट्यूड नहीं, ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं। अच्छा, ये जो एप्टीट्यूड है ये ना इनेट होता है काफी हद तक, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, बट काफी हद तक क्या होता है? इनेट होता है। इनेट मतलब जन्मजात। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो स्कूल होता है, स्कूल के क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट होते हैं? क्या सारे के सारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं? क्या सारे के सारे, क्योंकि पढ़ते तो सभी सब सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबको सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं क्या? कुछ लोग होते होंगे जिन्हें सारे सब्जेक्ट बड़े आसानी से समझ में आते होंगे, कुछ लोग हैं जिन्हें कोई एक ही सब्जेक्ट समझ में आता होगा, कुछ लोग होते होंगे जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता होगा। क्यों ऐसा? पढ़ तो सब एक ही स्कूल में है, एक ही क्लास में है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है सबको, क्यों ऐसा? है ना, कोई तो बात होगी। तो जिसे चीजें जल्दी समझ में आ जा रही है, हम कहेंगे कि उसके अंदर एप्टीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए जब हम कोई एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कंपनी में जाते हैं, तो पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम में एप्टीट्यूड है कि नहीं। हम जैसे कोई कंपनी में जाओ तो कहते हैं ना, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ग्रेजुएशन तक तो मुझे समझा ही नहीं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। इवन ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के बाद भी कभी इस वर्ड से मुझे पाला ही नहीं पड़ा, एप्टीट्यूड होता क्या है। यूपीएससी की जर्नी ने समझाया कि मुझे एप्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड, हम अच्छे से इस बात को याद रखना कि जब कभी भी सक्सेस की बात आएगी तो लोग कई सारे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहते होंगे सक्सेस के लिए? पहली चीज तो कहेंगे कि तुम्हें हार्ड वर्क करनी है। सक्सेस के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करनी है। हार्ड वर्क के साथ साथ तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग के साथ साथ तुम जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम हार्ड वर्क कर पाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट होना चाहिए तभी तुम हार्ड वर्क कर पाओगे। और फिर यहीं पर कंसेप्ट आता है, भाई ये सब एक इंसान से तुम हार्ड वर्क करवा लो, उसे ट्रेन कर लो, उसमें किसी चीज को लेकर के इंटरेस्ट पैदा कर दो, लेकिन अगर उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है तो वो इंसान वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए लता मंगेशकर की, ठीक है, लता मंगेशकर, अब उनके जैसा गायकार, गाना गाने वाला क्या लगता है कि कोई दूसरा और पैदा हुआ होगा या अब भारत में वैसा निकला होगा?
है ना। अब ऐसा नहीं है कि लता मंगेशकर जी ने जितनी मेहनत करी, जितना ट्रेनिंग लिया या जितना इंटरेस्ट उनका गाने में था, वैसा कोई दूसरा नहीं करता है। सब करते होंगे, सब ट्रेनिंग लेते होंगे, बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता होगा, हार्ड वर्क करते होंगे। लेकिन अगर लता मंगेशकर जी का अगर कभी इंटरव्यू सुना होगा तो कहती हैं कि मुझे ये गॉड गिफ्टेड है, मेरी जो आवाज है ये मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि संगीत की दुनिया में अगर आपकी आवाज बुलंद है, अच्छी है, सुरीली है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के जरिए आप सक्सेस को पा सकते हैं। समझ में आ रहा है। सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा एप्टीट्यूड। और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब। अब अब्दुल कलाम साहब की अगर हम स्टोरी पढ़ें तो सबके लिए इंस्पिरेशन का एक जो है स्टोरी निकल के आती है। किस तरीके से बचपन में स्ट्रगल किया इन्होंने, कैसे इन्हें एरोनॉटिक्स में जाना था, एरोनॉटिक्स के लिए इन्होंने जो है जहाज उड़ाने के लिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जब वो एग्जाम एग्जाम देने गए, एग्जाम भी पास हो गए। इंटरव्यू के लिए जब इंडियन एयरफोर्स से बुलावा आया तो 10 लोग गए थे, 10 में से 9 लोग सिलेक्ट हो गए। 10 में से 9 लोग सिलेक्ट हो गए और जो 10वें इंसान थे जो नहीं सिलेक्ट हुए वो थे अब्दुल कलाम साहब। वहां से बड़े मायूस हुए। उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे। मतलब उनका एक पहला ही जो टारगेट था कि मुझे जहाज ही उड़ाना है, इसलिए उन्होंने, हाँ, मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। वहां से ही अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो बहुत टूट जाते हैं, घर की तरफ निकलते हैं, थोड़े मायूस होते हैं। फिर धीरे 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 वो साइंस फील्ड में अच्छा करते हैं और करते 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 एक वक्त आता है कि जब ये बनते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जैसे ही बनते हैं ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हो जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना। तीनों सेनाएं इनके अंडर आ जाती है। अब ये जहां चाहे वहां जा सकते थे, तो इनका मन था किसमें, एयरफोर्स में जाने को लेकर के। एयरफोर्स के चीफ से इन्होंने कहा आई वॉन्ट टू लर्न फ्लाई, और उनके चीफ ने, जो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने इन्हें बताया, कहा कि ठीक है सर, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। 6 महीने इन्हें ट्रेनिंग दी गई और इन्होंने मिग 20 या हाँ 20 ऐसे ही जो है वो जहाज को उड़ाया। ठीक है, तो बताओ इनकी ये स्टोरी जो है, इनमें सब कुछ था, हार्ड वर्क था, ट्रेनिंग मिली, या मतलब कि पहले अपने आप को ट्रेन किया होगा, ठीक है, पढ़ाई के प्रति एकदम लगन से, कोई इनका ऐसा नहीं कि रास्ते से कट गए थे, लगन करते रहे करते रहे। लेकिन एक चीज जो इनके अंदर, एप्टीट्यूड। क्या कोई ऐसा और इंसान हुआ जिसको एयरफोर्स में जाना था लेकिन वो नहीं हो पाया और फिर वो प्रेसिडेंट बन गया और फिर से उसने एयरफोर्स की अपनी सारी तमन्ना पूरी कर ली, है ना। तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, ट्रेनिंग ले लें, इंटरेस्ट को डेवलप कर लें, अगर हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो जब ये कभी कोई कहे कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो पहले पहचानो अपने आप को, क्या डॉक्टर बनने वाली एप्टीट्यूड मेरे अंदर है। एक डॉक्टर के लिए जरूरी होता है, पर अच्छा डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे डॉक्टर के लिए जरूरी होता है कि उसके अंदर लोगों को लेकर के कंपैशन रहे, है ना। बचपन से ही अगर तुम दुखियारों के दुख को देख करके तुम्हें दुख होता है और ऐसी सिचुएशन में अगर तुम डॉक्टर बनते हो तो तुम इस देश का बहुत भला करोगे, मानव जाति का भला करोगे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें बचपन से ही ये कंपैशन रहा ही नहीं किसी दुखियारी को लेकर के या इंसानों के प्रति, तुम रगड़ के, रट्टा मार के किसी भी तरीके से डॉक्टर की डिग्री ले भी लेते हो, क्या तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे।
सर्जन हजारों लोग बनते होंगे, लेकिन बेहतरीन सर्जन कोई कोई होता है कि नहीं? तो एप्टीट्यूड क्या होता है ये चीज समझ में आई। सेम सिचुएशन है जैसे मैंने अब्दुल कलाम के दिया, तो ऐसे ही स्मृति मंधाना का भी पकड़ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट इंडस्ट्री में भाई अगर कितनी लड़कियां होती होंगी जो क्रिकेट का पैशन रखती होंगी, फिर इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद ट्रेनिंग करना, ठीक है, फिर घर परिवार का सपोर्ट हासिल करना, हा? ये सब करते 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 इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट होना और फिर उस इंडियन टीम की कैप्टन बनना, ओडीआई खेलना, टेस्ट खेलना, ये क्या हर किसी लड़की के लिए पॉसिबल है? अगर उसके अंदर हार्ड वर्क, ट्रेनिंग और इंटरेस्ट है तो क्या वो कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, एप्टीट्यूड है तो, अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, सक्सेस हाथ नहीं आएगी। हाँ, यू विल गेट द एक्सपीरियंस, यू विल गेट द एक्सपीरियंस। कुछ हो ना हो तुम्हें तजुर्बा मिल जाएगा कि हाँ अच्छा, ये चीज जिस रास्ते के लिए मैं निकली थी या मैं निकला था, वहां पर क्या क्या हर्डल्स हैं, मैं किसी दूसरे को गाइड कर सकता। समझा? तो ये एप्टीट्यूड क्या होता है, ये चीज क्लियर हुआ क्या? अगर कोई पूछेगा बताओ अच्छा क्या है एप्टीट्यूड, ठीक है। इसलिए जो हम सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं उसमें लिखते हैं सी सेट। क्या होता है सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यही है, चेक करते हैं आर यू अ ट्रू कैंडिडेट, तुम इस आईएएस के लिए काबिल हो। पहली टेस्टिंग तुम्हारे एप्टीट्यूड की होती है, जिसमें लाखों लोग, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और कुछ 10,000 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो लैक ऑफ एप्टीट्यूड की वजह से 1% लोग सिर्फ सेलेक्ट होते हैं और बाकी निगलेक्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो सुना होगा किसी किसी को कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तैयारी करी लेकिन नहीं निकला। तो क्या उसके पीछे वजह है? एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड क्या कर सकते हैं? एप्टीट्यूड हम सीख नहीं सकते हैं, ये इनेट होती है। कहीं न कहीं वो लैकनेस रही जाती है। अगर वो है तो देखा होगा कि कई लोगों के ऐसे इंटरव्यू होते हैं, जब वो इंटरव्यू पैनल में आता है ना, मॉक टेस्ट वाला इंटरव्यू, तो जब वो आंसर देते हैं तो ऐसा लगता है यार, मतलब इस बंदे का हो गया या इस बंदी का हो गया, हा? अगर इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, है ना? ऐसा भी फीलिंग आती है। तो जिसका हो गया उसके अंदर सबसे बड़ी एक फैक्टर हो जाती है एप्टीट्यूड। समझा? इतना क्लियर हुआ एप्टीट्यूड के बारे में। अब हम अगला कीवर्ड समझते हैं। यहाँ पे आगे होते हैं। देखो, एक वर्ड कई बार सुनने को आएगा, वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू को हिंदी में क्या कहें? मान। मान होता ना, जैसे कि अगर मैं कहूं कि बताओ भाई 2+2 क्या वैल्यू है? 4। तो यानी ये तो मैं मैथ के तरीके से पूछ लिया कि मैथ के सब्जेक्ट में 2+2 4 होता है, 5 × 5 25 होता है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि अच्छा बताओ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। या मैं कहूंगा कि अच्छा बताओ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, तब बता दोगी। मैं पूछूंगा कि अच्छा बताओ कि पृथ्वी का मास कितना है, तो भी बता दोगी। सूरज से पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो भी बता दोगी, क्योंकि उन सब की एक वैल्यू है। तो फिजिक्स की दुनिया में भी अपनी एक वैल्यू है। अगर मैं वैसे ही कहूं कि अच्छा बताओ कि जो एफपी है, एफपी आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, आयरन का एटॉमिक वेट क्या है, वो भी तुम बता दोगी, है ना? मतलब कि ये केमिस्ट्री में भी हर चीजों की अपनी ना कोई वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू एक सब्जेक्टिव थिंग है।
जो सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है ना, एक सब्जेक्टिव थिंग है। तो अगर हर अलग अलग सब्जेक्ट में वैल्यू की अलग अलग मान है, तो भाई एथिक्स की दुनिया में वैल्यू क्या है? एथिक्स की दुनिया में वैल्यूज क्या है ना? आप समझते हो? जैसे कई बार तुमने सुना होगा स्टेटमेंट की, दिस मैन या दिस विमन हैज अ कैरेक्टर ऑफ वैल्यू, है ना? किसी किसी को देख करके कोई कहता होगा, क्या बात, दिस मैन हैज अ कैरेक्टर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज, एथिक्स की दुनिया में वैल्यूज को हम अलग अलग नाम से जानेंगे। जैसे तुम किसी से झूठ नहीं बोलती हो, यानी तुम क्या हो? ऑनेस्ट हो। तुम क्या हो? ऑनेस्ट हो। तुम कभी दुखी नहीं रहती हो, हैप्पी हो। तुम दूसरे को दुख में देख करके दुखी हो जाती हो, यानी तुम्हारे अंदर जो है सिंपैथी है। तुम अगर किसी दुखियारी को देखती हो तो तुम्हें उसको देख करके करुणा आ जाती है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी तुम्हारे अंदर कंपैशन है, कंपैशन है। समझ आ रहा है? तुम किसी को अपनी जुबान दे देती हो या कह देती हो कोई चीज कि हाँ मैं तुम्हारे साथ 8 बजे आऊंगी कल, तो तुम 8 बजे आती हो, यानी तुम ट्रस्टवर्दी हो, तुम्हारे अंदर ट्रस्टवर्दी है, लोग भरोसा कर सकते हैं। अगर अगर तुमने कोई काम किया, वो काम किसी की जिंदगी को बदलता है, लेकिन तुम उससे क्रेडिट को लेने से बचती हो, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा नाम रिवील ना हो, यानी तुम्हारे अंदर एनोनिमिटी है, गुप्त रहने की एक शक्ति। एनोनिमिटी, एनोनिमस कहते हैं ना, एनोनिमस कॉल आया, एनोनिमस टेक्स्ट आया, अननोन, और यहाँ पर यूज होता है एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस, एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमिटी या एनोनिमस। समझ आ रहा है? तो ये सारी की सारी चीजें, काइंडनेस है तुम्हारे अंदर, काइंडनेस है, ये सारी की सारी जो वर्ड मैंने लिखे हैं यही कहलाती है हमारी वैल्यूज। क्या कहलाती है? वैल्यूज। समझ आ रहा है? वैल्यूज। क्या एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है, 1 साल का हुआ है, उसके अंदर वैल्यूज पाई जाएंगी? नहीं, उसके अंदर वैल्यूज नहीं पाई जाएंगी। वो वैल्यूज को अपने सराउंडिंग्स, अपने पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, इन सब से सीखेगा, यानी वैल्यूज कैन बी लर्न। वैल्यूज क्या होते हैं? लर्न। क्या ये जन्मजात होते हैं वैल्यूज? नहीं, ये इन्नेट नहीं होते हैं। वैल्यूज आर नॉट इन्नेट। ठीक है, वैल्यूज आर नॉट इन्नेट। अच्छा, क्या ये सारी अच्छी अच्छी बातें ही वैल्यू के अंदर आएंगी? क्या अगर कोई झूठ बोलता है, कोई अगर झूठ बोलता है तो क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। ये भी एक तरीके का वैल्यू है, झूठ बोलना अपने आप में एक वैल्यू है। कोई दुखी रहता है, सैडनेस, सैडनेस, ये भी अपने आप में एक वैल्यू है ना? कोई एरोगेंट रहता है, एरोगेंट, ये भी अपने आप में एक वैल्यू है। समझ रहे? कोई किसी को धोखा देने का उसका हमेशा नियत रहता है, कि जैसे कोई कह देगा कि ठीक है, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना, लेकिन जब जरूरत के वक्त तुम कॉल करो तो बहाना बना दे। क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? यानी लैक ऑफ ट्रस्ट, ये भी एक तरीके की वैल्यू है। तो ये सारी जो वैल्यूज होती है, ये सारी जो वैल्यूज होती है,
ये वैल्यूज हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वैल्यू समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि हवा में जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, समझो, बहुत प्यारी चीज है एथिक्स। अगर एक बार समझ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यूज, वैल्यूज आर नथिंग बट द आइडियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या कह सकते हैं आइडियल्स? सारे के सारे कहते हैं ना, आइडियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। अच्छा, क्या वैल्यूज इंडिविजुअल की बात करो जब मैं करता हूँ तो मतलब मैं पर्सन की बात करता हूँ, है ना? क्या वैल्यूज सिर्फ पर्सन्स के अंदर हो सकती है या वैल्यूज कम्युनिटीज के कम्युनिटीज में भी वैल्यूज हो सकती है? सोच के बताओ। अच्छा, कम्युनिटीज में अगर हो सकती हैं तो कैसे, क्या वैल्यूज हो सकती हैं कम्युनिटी की? अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं तो बता रही हूँ। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में जैसे नॉर्मली अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हिंदू और मुस्लिम, यही दो कम्युनिटी आती है मोस्टली, क्योंकि इन्हीं दोनों को लेकर के ज्यादा बवाल होता है। क्या कभी ये देखा है किसी क्रिश्चियन ने सिख को मार दिया, किसी रूस ने जो है क्रिश्चियन को मार दिया, बम फोड़ दिया? कहीं देखा है? कहीं देखा है ऐसा दंगा फसाद हो गया हो यहूदियों में, पारसियों में? नहीं। जैन जैन वाले ने बुद्ध वालों को मार दिया? नहीं। लेकिन ये हमेशा देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, हनुमान जी को लेकर के, मोहम्मद प्रॉफिट को लेकर के मारा मारी हो गई, है ना? इसीलिए जब कभी कोई अगर सामने पूछे कि अच्छा तुम क्यों बार बार हिंदू और मुसलमान का ही एग्जाम्पल दे रहे हो, तो भी उसको समझा देना ऐसे ही, देखो सादा जो लफड़ा है ना इन्हीं दोनों में है, हिंदू मुसलमान में ही। बाकी सारे लोग अपना शांति से जीते हैं और जीने दो वाला कंसेप्ट रखते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि कम्युनिटीज में वैल्यूज किस तरीके की होती है। जैसे हिंदू सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स, अगर तुम्हारे चाचा की लड़की है तो जैसे कि मान लो ये है राधा, राधा, ठीक है, और राधा के मामा है, मौसी है, ठीक है, बुआ है, राधा की बहन है, ठीक है? मतलब जितने भी रिलेटिव्स है सब, राधा को इस बात को जहन में भर दिया जाएगा कि इनके जो बच्चे हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल्स, बॉय हो या गर्ल्स, बॉय हो या गर्ल्स, बॉय हो या गर्ल्स, ये सारे के सारे तुम्हारे या तो भाई होंगे या बहन। सबको किस नजर से देखना है? भाइयों बहनों, भाई और बहन की नजर से। लेकिन क्या मुस्लिम में भी यही है? नहीं, मुस्लिम में उनके वैल्यूज अलग है। मुस्लिम में ये हो सकता है हो सकता है 98% टाइम यही हो जाता है ना, कि मामा की जो लड़की थी, मान लो कि यहाँ अब राधा को काट के यहाँ हम जो है क्या नाम लेते हैं, अंजुम नाम लेते हैं, ठीक है, अंजुम नाम लेते हैं। अब मान लो कि अंजुम के मामा का कोई लड़का है, और क्या अंजुम के दिमाग में ख्याल आएगा कि मेरा भाई होगा? आ सकता है,
ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता है। अगर अंजुम, मैंने बताया ना, वैल्यूज कैन बी लर्न, अंजुम की दोस्ती ऐसे लोगों के साथ रही हो जो इस बात को बताते हो कि बुआ का लड़का भाई होता है, मामा का लड़का भाई होता है, चाची का लड़का भाई होता है, मामी का लड़का भाई होता है, तो अंजुम के दिमाग में कहीं ना कहीं ये हिट करेगी, मेरे मामा का लड़का मेरा भाई आ सकता है। क्या नहीं, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि हमें कॉन्टिनम अप्रोच रखना है, डाइकोटमी में नहीं जाना है, ठीक है, हाँ, डाइकोटमी में नहीं जाना है, तो आ सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे 10 लड़कियों को लूंगा तो 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे कि जिनके दिमाग में आ सकता है कि मौसी का लड़का मेरा भाई हो सकता है, लेकिन 8 लोगों के अंदर यही होगा कि हम इनसे शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, he or she can be my husband or my, are you getting my point? तो कम्युनिटीज के भी जो वैल्यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वैल्यूज पर्सन्स एज वेल एज कम्युनिटी दोनों में होते हैं, दोनों के होते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ओके, आगे चलते हैं और एक और कंसेप्ट समझते हैं जो बार बार यूज होगा, उसको हम कहते हैं वर्च्यू। वर्च्यू क्या कहते हैं? वर्च्यू। अच्छा देखो, वर्च्यू क्या पता है? जब तुम्हारे वैल्यूज वैल्यूज क्या हो जाए, इनकलकेट हो जाए, इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है आत्मसात, आत्मा के साथ। आत्मा के साथ का मतलब कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि मुझे कब क्या करना है। जैसे रास्ते पर अगर पत्थर पड़ा है तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे पत्थर हटाना है, तुम ऑटोमेटिक जाकर के वो पत्थर रास्ते से हटा दे रही हो। तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे उनके पैर छूने हैं, तुम उनके पैर छू ले रही हो। समझ आ रहा है? यानी जब ये वैल्यूज, जो ये वैल्यूज मैंने बताया ना, ये सारे के सारे जब ये तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो वही वैल्यूज वर्च्यू कहलाते हैं, इन्हें हिंदी में हम सद्गुण कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वर्च्यू और वैल्यू में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या फर्क है? वर्च्यू और वैल्यू में क्या फर्क है कि जब वैल्यूज इनकलकेट हो जाए, आत्मसात हो जाए, जीवन में उतर जाए, तो वही वैल्यूज वर्च्यू बन जाएंगे। जैसे एक वैल्यू मैं लेकर चलता हूं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, लेकिन ये ऑनेस्टी अगर तुम्हारी लाइफ में उतर जाए, लाइफ में कि सिचुएशन कोई भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यही वैल्यू वर्च्यू बन जाएगी। क्या कहलाएगी? वर्च्यू। तो वैल्यू और वर्च्यू में कोई दिक्कत? एक और वर्ड को समझते हैं, ठीक है, यहीं पर वर्ड और समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे इमोशन हो सकता है सैड, हैप्पी, है ना, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक तरीके का क्या है, इमोशन। अच्छा एक बात बताओ कि एक शेर या शायरी कहीं सुना होगा कि कहते हैं कि क्या गम है जो तुम, क्या बात है कि जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि उसे छुपा रहे हो, ऐसे ही समथिंग करके कुछ है ना।
क्या कहते हैं कि भाई जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट सुना सुना सा लग रहा होगा। कहते हैं भाई कि किसी इंसान को देख करके कि अगर कोई इंसान बहुत स्माइल कर रहा है, ठीक है, स्माइल कर रहा है, और तुमने उसको देखा, तुमने कहा क्या बात, क्या बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अब ये बात तुमने कैसे कही? तुमने देखा ये जो पर्सन है, ये पर्सन स्माइल तो कर रहा है, बट इसकी स्माइल फेक है। ये अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के घुट रहा है, अंदर ही अंदर किसी चीज को छुपा रहा है। समझ आ रहा है? तो अगर किसी इंसान के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरे की भावनाओं को देख करके आइडेंटिफाई कर सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। समझ आ रहा है? हाँ, जो बता रहा है उसके अंदर, अरे भाई जो दुखी है उसका क्या क्या लेना देना है, वो तो दुखी ही है। लेकिन कोई दुखी है, जैसे मान लो कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, तुम्हारा कोई बहुत प्रिय दोस्त रहा हो और उसकी डेथ हो गई, और एक ऐसा इंसान उसकी डेथ पर आया है जो देखने से तो लग रहा है कि वो दुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ा खुश हो रहा है। इसकी डेथ हो गई, अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड भगा ले जाऊंगा, अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा है। और तुम यहाँ से देख रही हो और समझ रही हो कि इसकी डेथ से जितना इसको दुख है, उससे कहीं ज्यादा उसे खुशी है उसके मौत से, तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। तो कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि तुम इसके इरादों को पहचान सकती हो, है ना। हो सकता है कि आए और जिसकी डेथ हुई है उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उनको सांत्वना दे, समझाए बुझाए, और धीरे 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 करके खिसक जाए, हो सकता है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का और एग्जांपल दो, जैसे कि माँ, ठीक है, माँ, और इस माँ का एक बेटा या बेटी है। मैं दोनों अप्रोच लेके चलता हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा जैसे मैं पैट्रियार्कल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा, और ऐसे ही तुम्हें लेकर चलना है। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को गहराई से समझने की कोशिश करो, ये माइंड सेट चेंज करना होगा। इंटरव्यू में आंसर करते समय हमें उन बातों को ध्यान रखना होगा, ये एथिक्स हमें बहुत काम आएगा। कभी कभी अगर जैसे इंटरव्यू पैनल्स में सारे मेल हैं और सामने जो बैठा है वो भी मेल ही है, या कोई इंटरव्यू पैनल में कोई एक आध महिला भी है, तो महिला अगर ये जानना चाहती है कि जो इंटरव्यू देने आया है उसके अंदर विमेंस को लेकर के क्या रिस्पेक्ट है, क्या वो विमेंस को भी वैल्यू देता है कि नहीं देता है, तो उससे कुछ नॉर्मल से सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताओ कि हमारे क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, तो वहां पर उन लोगों ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि विमन का है या जो है तुम्हें मैन का बताना है, आदमी का बताना है। वहां पर तुम्हें समझना होगा कि मेरे साथ इमोशनल इंटेलिजेंस गेम खेला जा रहा है, सिर्फ ये समझने के लिए। हालांकि तुम्हारा इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, बट वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम अवेयर हो, क्या तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचानने की शक्ति है, क्या तुम समझ सकते हो। अगर तुमने वहां पर फटाक से आंसर दे दिया विराट कोहली, तो कहेंगे कोई बात नहीं, वो हंसेंगे, बहुत बढ़िया तुमने आंसर दे दिया, लेकिन वो अंदर अंदर 5 मार्क्स माइनस कर देंगे। ये मतलब पैट्रियार्कल सोच वाला है, महिलाओं को लेकर के उसको कुछ सोच ही नहीं है। वो कहेंगे जैसे क्या भाई भारत में सिर्फ मेंस की क्रिकेट टीम है, वुमेन्स क्रिकेट टीम नहीं है? तो तुम्हें वहां पर दोनों जवाब देने होंगे कि हाँ सर, महिलाओं के लिए हरमप्रीत कौर या जो भी रहेंगी, और मेंस के लिए विराट कोहली या जो भी उस वक्त में रहेंगे। समझा रहे?
ये अप्रोच सिर्फ जो ये स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनना नहीं है, समझना है इसे गहराई से। अरे गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर कि माँ है और माँ का एक बेटा या बेटी है। सो जैसे माँ ने इसके लिए लाया दूध, मिल्क। माँ ने कहा बेटा पी ले, हड्डी मजबूत होगी, नहीं तो सिकिया पहलवान रह जाएगा, लोग मार मार के लुटा देंगे। तो अभी तो बेटा जो है कह रहा है कि नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो माँ ने फिर कहा बेटा दूध पी ले, धीरे बोलेगा नहीं, मैं दारू पीऊंगा। माँ बोले दारू पिएगा है? ठीक है, कल से घर में जब भी कभी कोई दूध की चीज बनेगी मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ ने गेम खेल दिया। बेटा सोचेगा अरे यार, हर संडे को पनीर बनता है, खीर बनता है, सेवइयां बनती है, मुझे तो दूध का कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा आएगा, माँ लाओ दूध दे दो, मैं पी लेता हूँ। क्या ये बेटा दूध नहीं पीता तो माँ जब खीर बनाती या सेवई बनाती तो बेटे को नहीं देती? देती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ खीर बनाए या कोई भी चीज बनाए और वो बेटे या बेटी को ना दे। माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखती, है ना? हाँ। तो माँ ने अभी ये जो खेला खेला है वो क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस था। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि जैसे माँ का मोस्टली अगर हम देखते हैं तो बेटियों के साथ जितना अटैचमेंट होना चाहिए मोस्टली होता नहीं है, और बेटे के साथ ज्यादा अटैचमेंट रहता है माँ लोगों का, और पापा लोगों का बेटियों के साथ ज्यादा अटैचमेंट रहता है। तो कभी कभी होता है कि जैसे बेटा बाप से कोई चीज नहीं शेयर कर पाता है लेकिन वो माँ के साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि भाई अगर कोई ऐसी बात है जो मैं पिता के साथ कहूंगा तो हो सकता है कि दो चार झापड़ पड़ जाए, लेकिन माँ संभाल लेगी। ठीक है, सेम वैसे ही अब हालांकि बेटियां जल्दी बताती बताती नहीं है। ठीक है, माँ माँ से हो या वो पिता से हो कुछ कहती नहीं है, बोलेंगी बस पापा की परी हम तो है, और बेटा बोलेगा मैं माँ का मगरमच्छ। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेला था इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आज हमने क्या क्या देखा? एप्टीट्यूड। इनको मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये सब एकदम दिमाग में एकदम भर लेना। वैल्यू, वर्च्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें खुद में अपने आप में एक टॉपिक है। तो जब हम सिलेबस में अंदर घुसेंगे तो ये सारे वर्ड यूज होंगे, तो ऐसा दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वर्च्यू वैल्यू ये क्या आ गया है, या एग्जाम में पूछ दिया इसका क्या वर्च्यू हो सकता है इसमें से, वर्च्यू क्या बताया था? है? इसीलिए ये वर्ड पढ़ते पढ़ते दिमाग में घुस जाने चाहिए, दिलो दिमाग में एकदम बस जाने चाहिए। जैसे आए तुरंत पता, अच्छा अच्छा वर्च्यू यानी वैल्यू जो इनकलकेट हो जाए आत्मसात हो जाए वही वर्च्यू बन जाए, यानी वर्च्यू वैल्यू एक लेवल पे आकर के सेम हो जाते हैं। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा अभी अंदर कि भैया ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में क्या फर्क होता है, कंपैशन एम्पैथी क्या होता है। अभी ये सब वर्ड हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में वैल्यूज हैं। तो जब हम वैल्यूज को स्टडी करेंगे तब उसमें भी समझ लेंगे कि अच्छा ये एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, पिटी क्या होता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं कि ईड, एरोगेंस, ईड और जो है ईड और वगैरह के बारे में शायद मैंने कभी बताया रहेगा ना, ईड, आईडी। ठीक है, जो भी रहेगा हम ये सारी की सारी चीजें वापस डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट